तो रॉटरडम जो बंदरगाह है ना आपका, तो रॉटरडम बंदरगाह भी आपका राइन नदी के किनारे ही स्थित है। कहाँ स्थित है? राइन नदी के किनारे ही रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। नाम है थोड़ा सा ऐसा, इस कारण से पढ़ना है, क्योंकि डॉन नाम का पेपर भी है, वो छपता है कहाँ? पाकिस्तान में। इस कारण से यदि डॉन नदी पूछ रहे तो पाकिस्तान धोखे से टिकना हो जाए, इस कारण से इस नदी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। डॉन नदी जो है वो रसिया से निकलती है। यूक्रेन से एक क्वेश्चन और पूछ ले कि यूक्रेन की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तो यूक्रेन की सबसे लंबी नदी केवल एक ही याद रखनी है, नीपर नदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार आपका फिर से हरीश एकेडमी में। देखिए, जो अपना पुराना जस्ट इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया वो अपना एशिया महाद्वीप से एशिया महाद्वीप की पूरी नदियों का उसमें डिटेल मैंने बताया था। आज मेरे पीछे देख रहे होगे, इसमें मैंने पूरा यूरोप महाद्वीप में जितनी भी नदियाँ हैं इम्पोर्टेंट, उनका पूरा का पूरा यहाँ पर पूरी नदियाँ जितनी भी आ सकती है, कहीं से भी यूरोप महाद्वीप की एक भी नदियाँ पूछेगा तो अपने ये मैप बनाया है मैंने, तो इसमें पूरी नदियाँ मैंने लिख के रख दी हैं। अब बात है इन नदियों को समझने का, इनका उद्गम स्थल और इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसे पिछला वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा, तो नदियाँ, उद्गम स्थल और मुहाना अधिकतर आपने सुना होगा, देखा, पढ़ा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनेगा, उन नदियों का इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। एक उद्गम इम्पोर्टेंट है कि उनका मुहाना इम्पोर्टेंट है, कि नदियों से संबंधित कोई जो तट पे स्थित कोई देश है वो इम्पोर्टेंट है, उनकी जानकारी अपन ले रहे हैं। चलिए, तो अब आज नदियों में ये देख रहे हो, मैंने यहाँ अफ्रीका महाद्वीप, ये एशिया, और ये जो यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में अभी नहीं आ रहा है, ये पूरा है यूरोप, और यूरोप की हैं पूरी नदियाँ। जो बची हुई नदियाँ हैं मैंने यहाँ भी लिख दी हैं, जो और इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो यहाँ पर भी हैं पूरी की पूरी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले वही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लास्ट में उसका आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि आपको अभी पता है कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आप कोई ऐसा वनडे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, यूक्रेन की राजधानी पूछ सकता है, लेकिन बड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि कीव जो है ना, तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड राजधानी हो चुकी है कीव, इस कारण से वो क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है। यदि नदियों से अपन रिलेटेड करें तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जो कीव है, जो यूक्रेन की राजधानी है, वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो यूक्रेन की राजधानी जो कीव है, वो वहाँ से कौन सी नदी निकली हुई है। अब यदि आपको पता है तो आप कमेंट में अभी बताइए मुझे कि उसकी राजधानी मतलब कौन सी नदी है वहाँ, और नहीं पता है तो लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको बीच में कीव यूक्रेन देश आएगा जैसे ही, तो वहाँ की नदियाँ मैं नदी बता दूंगा कौन सी नदी उसके किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट में अपन पुरानी वीडियो को रिवाइज करेंगे। ठीक है, अपन ने पढ़ाया एशिया, एशिया महाद्वीप में मैंने 7-8 नदियाँ बताई थी, तो जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। मैंने बताई थी क्या, चाइना की हुआंगो, यांगत्से सिकियांग, 3 नदियाँ मैंने चाइना की बताई थी। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि चीन का शोक, तो चीन का शोक कौन सी थी? हुआंगो होती है अपनी। ठीक है, तो ये 3 नदियाँ मैंने कहाँ बता दी थी, कहाँ स्थित है? हुआंगो, यांगत्से सिकियांग और सिकियांग चीन में स्थित है। उसके बाद मैंने बताई थी अमूर नदी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एशिया महाद्वीप से। यदि वर्ल्ड लेवल से और एशिया महाद्वीप से कोई सी भी नदी पूछता है तो मेरा मानना है कि उसमें से अमूर नदी इंपॉर्टेंट है, और अमूर नदी से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अमूर नदी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रूस और चीन की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण नदी करती है अमूर नदी, और इसका मुहाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नदी जाकर के अखोस्टस्क, नाम क्या है, अखोस्टस्क सागर में जाकर के इसका मुहाना है। मैंने पहले बताया, जो अभी पहला वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए बता दे रहा हूँ कि ये पूरा प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर के पास पास में ही उसी महासागर के सब नाम है, मतलब बीच बीच में नाम है। ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया है कि ये क्या है, अखोटस्क सागर, इसका नाम रखा गया है यहाँ। तो अमूर नदी यहाँ से ऐसी सीधे सीधे बहती है, यहाँ चाइना, वहाँ रसिया, और अखोटस्क सागर में जाके गिर जाती है, इसका मुहाना हो जाता है। बात क्लियर? अब इसके बाद मैंने और नदी बताई थी, एक बताई थी सीरी दरिया। सीरी दरिया जो नदी थी, यहाँ तियन शान जो पर्वत था यहाँ से निकलती थी, और अरल सागर में जाकर के सीरी दरिया नदी थी यहाँ पर। ठीक है, अरल सागर में उसका मुहाना था। एक बताई मैंने इंपॉर्टेंट नदी पिछले में बताई थी, चाओ फ्राया। मैंने कहा था इस नदी को एकदम याद रखना, चाओ फ्राया। चाओ फ्राया कहाँ की नदी है? थाईलैंड की है। ठीक है, तो कहाँ की नदी है? थाईलैंड की है नदी चाओ फ्राया। फिर मैंने बताई थी एक टिग्रिस। टिग्रिस नदी कहाँ पर है? तुर्की। टिग्रिस नदी केवल सिंपल सा बकाया डिटेल जानना है आपको तो पुराना वाला वीडियो नदियों का देख लीजिए एशिया महाद्वीप का। अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि टिग्रिस नदी कहाँ है। टिग्रिस अपनी नदी है तुर्की में। इरावदी कहाँ पर थी? म्यांमार में। साल्विनी भी कहाँ थी? म्यांमार में। ठीक है, उसके बाद मेकोंग नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा।
दक्षिण पूर्वी एशियाई गंगा, बताया था मैंने, दक्षिण पूर्वी एशियाई गंगा कहा जाता है इसको, कुछ किताबों में लिखा मिला है। कौन सी है? मेकांग, ये 3-4 देशों, चीन, थाईलैंड, वियतनाम, ताई, ठीक है, यहाँ से होते हुए निकलती है। उसके बाद एक बताई थी मैंने जॉर्डन नदी थी जो इजराइल से होकर के जाती है। जॉर्डन, आपने जॉर्डन देश भी पढ़ा होगा, जॉर्डन नदी भी है, ठीक है, इजराइल से और जॉर्डन से होती जाती है। 3 नदियाँ मैंने यहाँ बताई थी जो उत्तर की ओर जाती है, लीना, ओब और एनसी, 3 नदियाँ यहाँ थी। तो ये मैंने एशिया की, पूरा मेरा 30-35 मिनट का वीडियो है, 29-30 मिनट का, बढ़िया सी एशिया की नदियाँ बताएं। अब अपन आगे बढ़ते हैं यूरोप की नदियाँ। देखो, किसी भी महाद्वीप की नदियाँ पढ़नी है तो वहाँ के सागर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि नदियों का अधिकतर मुहाना कहाँ है? सागरों पर है। या तो सीधा अटलांटिक महासागर जो बीच में आता है, प्रशांत महासागर, और अपने का हिंद महासागर, अपने में या कहाँ है? हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, यहाँ मुहाना है, ठीक है। तो अब कहाँ पर है? अधिकतर बीच के सागर बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। अब सागर मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ स्थित है। चलिए पहले सागर ही देख लेते हैं, 3-4 सागर पहले देख लेते हैं। देखो, जैसे ही इंडिया से अपन यात्रा करते हुए आगे बढ़ेंगे, जब आप यहाँ आओगे, ये जो सऊदी अरब का एरिया है, यहाँ के क्षेत्र में आपको 3 सागर मिलेंगे, 3 और मेरे हिसाब से 4 सागर। पहला नाम है अरल सागर, दूसरा नाम है कैस्पियन सागर, तीसरा नाम है काला सागर, चौथा नाम है भूमध्य सागर, और 5वां एक और एड्रियाटिक सागर, ठीक है। पहले कौन कौन से? यूरोप की नदियाँ पढ़ने के पहले सागर याद कर लो। कौन कौन से सागर? ये अरल सागर, दूसरा कैस्पियन सागर, तीसरा काला सागर, चौथा भूमध्य सागर और 5वां एड्रियाटिक सागर। अब चलिए मैं बताता हूँ इनकी स्थिति कहाँ है। बहुत सिंपल सी स्थिति है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो, मैंने पहले बताया कि मैं पूरा मैप बना करके ही इन सब चीज़ों को समझाता हूँ। आपको केवल इमेजिन करना है कि ये चीज़ कहाँ स्थित है। बकाया गूगल मैप में तुरंत ये सागर आपको एक बार देखने हैं, ठीक है। और मैं यहाँ आपको दिखा ही रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही आओगे तो सबसे पहले आपको सागर मिलेगा अरल सागर। कहाँ से? अपने इंडिया से पश्चिम की ओर अपन चल रहे हैं, तो ये इसको क्या बोलेंगे? अरल सागर। थोड़ा सा अब जैसे अरल सागर से आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक देश मिलेगा, उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान से बिल्कुल लगा हुआ एक सागर आपको मिलेगा, कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर निकल के, कैस्पियन सागर के आगे जैसे ही आप जाओगे तो आपको फिर एक देश मिलेगा, उसका नाम है अजरबैजान। देश का क्या नाम है? अजरबैजान। और अजरबैजान के जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा काला सागर। अच्छा, काला सागर के जस्ट नीचे, मतलब दक्षिण में जैसे आओगे, जैसे भारत के दक्षिण में, तो आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है तुर्की। तो तुर्की के जस्ट ऊपर है काला सागर, और अजरबैजान के जस्ट पश्चिम साइड में है क्या? काला सागर। अजरबैजान के जस्ट पूर्वी साइड में कौन सा है आपका? कैस्पियन सागर, ठीक है। और कैस्पियन सागर के आगे जाओगे और पूरब में तुर्कमेनिस्तान के आगे पहुंचे अपन तो अरल सागर। बात समझ में आ रही है? सागर पढ़ना बहुत जरूरी है नदियां पढ़ने के पहले। अब डायरेक्ट नदियां, वोल्गा नदी यहाँ है, विस्चुला नदी, ये सब नदियां पढ़ लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कौन कहाँ हो गई, ठीक है। तो काला सागर हो गया तुर्की। अच्छा, अब तुर्की से थोड़ा और नीचे आते हैं। यहाँ जैसे तुर्की से इस साइड आओगे तो आपको एक पूरा ये सागर का एरिया मिलेगा, आपको बीच में मिलेगा भूमध्य सागर। बहुत इंपॉर्टेंट सागर है भूमध्य सागर, ठीक है। ये आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से यातायात का साधन बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। वो फिर आगे की बात है, जब मैं समुद्र और ये पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इन सागरों का इतना ज़्यादा महत्व है। तो ये क्या है? भूमध्य सागर। अच्छा, अब ये आपने देखा कि ये मैप ऐसे इस तरीके से बने हैं, तो बहुत सारे मतलब बीच में जैसे पानी चला गया ना, यहाँ इस जो पर्टिकुलर ये क्षेत्र है तो भूमध्य सागर का ही लेकिन पार्ट है, लेकिन इस क्षेत्र में इटली देश स्थित है। इटली के जस्ट है, आप जैसे इस साइड चलोगे इटली के, तो यहाँ पर एक सागर है एड्रियाटिक सागर। मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में कि कन्फ्यूजन ज्योग्राफी में बिल्कुल ये नहीं होना कि अरे यार सर ये तो भूमध्य सागर है पूरा, अब आप इसी भूमध्य सागर में बोल रहे हो कि ये एड्रियाटिक सागर है। मैंने बताया था ना कि ये पूरा प्रशांत महासागर है, बट यहाँ पर लगा चाइना के पास में यहाँ जो पानी का एरिया है नॉर्थ कैलेमिल का, वो हो गया पूर्वी चीन सागर, ये हो गया दक्षिणी चीन सागर। ऊपर बगल में जापान के क्षेत्र में, रसिया के थोड़ा सा बगल में, तो इसको नाम दे दिया गया अखोटस्क सागर। उसी तरीके से है तो ये भूमध्य सागर, लेकिन ये पानी कहाँ है? ये ऊपर तक पानी गया है। तो इटली का जो क्षेत्र आता है और छोटे छोटे देश है यहाँ, तो इस पर्टिकुलर इस जगह के पानी का नाम यहाँ पर रख दिया गया, सागर का नाम, इसको नाम रख दिया गया एड्रियाटिक सागर, ठीक है। तो है भूमध्य सागर का हिस्सा है, लेकिन पर्टिकुलर जगह में इसका नाम यहाँ चेंज हो गया। इसको क्या बोलते हैं यहाँ के लोग? कि ये एड्रियाटिक सागर है। बात समझ में आई? यहाँ तक सागर हो गए। अच्छा, एक नाम सुना होगा आपने, इंग्लिश चैनल, हमेशा सुना होगा, इंग्लिश चैनल तैर करके पार किया, इंग्लिश चैनल तैर करके पार किया। देखो क्या है
कि जब यहाँ देखोगे तो ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, बिल्कुल ऐसे ही देश है। ये बार बार इसलिए मैं देश का नाम बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल दिमाग में से फीड हो जाए। यहाँ से शुरुआत करेंगे, पुर्तगाल, फिर स्पेन, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर पोलैंड, ठीक है। बड़े बड़े देश है, छोटे छोटे देश यहाँ पर आपका ये जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये भी है यहाँ पर, लेकिन अभी बड़े बड़े देश पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, ये ऐसे लगातार बिल्कुल सीधे पे देश हैं। अच्छा, अब ये जो क्षेत्र है, इंग्लैंड जो है ना, ब्रिटेन, इंग्लैंड, वो यहाँ कहीं नहीं है। इस क्षेत्र में जैसे यहाँ से आप यहाँ आओगे तो पानी का क्षेत्र पूरा मिलेगा। अब वही वाली बात आ गई जो मैं पहले समझाना चाहता था कि ये पूरा अटलांटिक महासागर है पूरा का पूरा। अब यहाँ जो पानी भरा हुआ है अटलांटिक महासागर का पानी, बट इस पानी का नाम, यानी कि इस पानी के क्षेत्र का नाम कर दिया इन्होंने इंग्लिश चैनल। अब यहाँ से तैर करके या जहाज के द्वारा या जैसे भी पार करके आप कहाँ पहुँचोगे, इंग्लैंड पहुँचोगे, यानी कि यूनाइटेड किंगडम पहुँचोगे। तो ये पूरा है आपका बिल्कुल अलग से एकदम देश है ब्रिटेन, आपका इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये कहाँ, ये पूरा यूरोप, पूरा क्षेत्र, ये पूरे बेल्ट अलग है, और ये चारों साइड से समुद्र इसको घेरे हुए हैं। कहाँ, किसको, ब्रिटेन को, वो यहाँ पर स्थित है। बात समझ में आई। अब चलिए अब अपन नदियों पर चालू करते हैं, शुरुआत करेंगे। देखो नदियाँ शुरुआत करने में सबसे पहले एक नदी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर यूराल पर्वत की नदी है, यूराल नदी। कौन सी नदी, यूराल नदी। निकली कहाँ से है, इसका उद्गम देखो, ये बिल्कुल यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ है आपकी यूराल पर्वत। यूराल पर्वत मैंने पर्वतों में जब बताया, जो वीडियो है उसमें पर्वत, इसीलिए कहता हूँ कि पूरे वीडियो, जो भी लड़का पूरे वीडियो सीक्वेंस से देखता होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ उसको ज्योग्राफी पूरी की पूरी वर्ल्ड की एकदम रट जाएगी, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो में कि आप समझें। यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से नदी निकली है, कौन सी, यूराल नदी। अब यहाँ से ऐसे मतलब नीचे की ओर बह रही है, नीचे की ओर बहते बहते ये आकर के, और इसका मुहाना कहाँ हो गया, ये कैस्पियन सागर। मैंने अभी शुरुआत में इसलिए सागर बनाया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब आपको पता है, ये तो पूछेगा नहीं कि यूराल नदी का उद्गम, पूछेगा तो यूराल ही नाम है, अपन तुरंत क्लिक कर देंगे कि ये कहाँ है, यूराल पर्वत से निकली है। मुहाना इसका कहाँ है, मुहाना तो आप ऐसे भी सोच सकते हो क्योंकि ओब, एनसी, लीना, ऐसी नदी भी गई है। अब यूराल नदी आई कैसे है, ऐसे। अब यहाँ पर अरल सागर भी है, काला सागर भी है, भूमध्य सागर भी है, इसीलिए यहाँ बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि यूराल नदी यहाँ से निकली और आकर के उसका मुहाना कहाँ हो गया, कैस्पियन सागर में। तो बस केवल इतना, यूराल नदी का मुहाना कहाँ है, कैस्पियन सागर में, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जस्ट यूराल के थोड़ा सा और आगे बढ़ो, मतलब रसिया ही क्षेत्र है ये, रसिया यूरोप का क्षेत्र पूरा चल रहा है ये, और आगे बढ़ोगे तो वोल्गा नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी इंपॉर्टेंट है, देखो भारत की सबसे लंबी नदी, बेशक इंपॉर्टेंट होगी। अब ये जो वोल्गा नदी है, इसका क्वेश्चन ये बनेगा यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है कौन सी, वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। बात क्लियर हो गई। 3690 किलोमीटर के समथिंग लंबाई है इसकी वोल्गा की, ठीक है। निकली कहाँ से, यहाँ पर है वाल्डास पठार, पठारी क्षेत्र है वाल्डास पठार, वहाँ से ये निकली है। और वो भी बिल्कुल जैसे यूराल नदी आई ना वैसी नीचे की आई है। और वोल्गा नदी का मुहाना भी कहाँ है, कैस्पियन सागर में। अब देखो इनको ऐसे समझना है, कैस्पियन सागर में दो नदियों का मुहाना, एक तो यूराल नदी जो सिंपल सी है, और एक वोल्गा नदी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोप की, क्योंकि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो वोल्गा नदी का मुहाना भी कहाँ है, कैस्पियन सागर में है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, वोल्गा नदी, मुहाना, कैस्पियन सागर, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वोल्गा का, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। क्लियर हो गई बात। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब समझना यहाँ धीरे धीरे। ये हो गया काला सागर। अब इसमें अपनी एक यहाँ से ऐसी आप आगे चले आओगे तो ये पोलैंड देश एक आपको यहाँ मिलेगा, ये है पुर्तगाल और यहाँ है पोलैंड। अच्छा, पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा। देखो जब लूसेंट का आप जो विविध पार्ट देखोगे तो उसमें अधिकतर ये आंसर लिखे हैं कि राजधानी और बसे देश, उनके किनारे बसे देश कौन, सॉरी जो राजधानी है, राजधानी की नदी कौन सी, किस नदी के किनारे राजधानी या कौन सी देश की बसी हुई है, तो वो है पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा। अब देखो ये पोलैंड से एक नदी गुजरी हुई है जिसका नाम है विस्चुला नदी। नाम क्या है नदी का, विस्चुला नदी। कहाँ से निकली है, पोलैंड की नदी है विस्चुला। इंपॉर्टेंट क्यों है, अपन पढ़ क्यों रहे हैं,
क्योंकि जो पोलैंड की राजधानी वारसा है वह विस्चुला नदी के तट पर स्थित है। अब ये तट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखे होंगे कि जब अपना एमपीजी के क्वेश्चन देखते रहते हैं, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, ये जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, इंदौर किस नदी के तट पर स्थित है, भोपाल किस नदी के तट पर स्थित है, भले ही ना हो लेकिन क्वेश्चन अधिकतर यहाँ से बनते हैं, वर्ल्ड लेवल पे यही बनेंगे कि वारसा किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए जो वारसा है वो विस्चुला नदी के तट पर है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर वर्तमान में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। देखो बाल्टिक सागर इसलिए इंपॉर्टेंट चल रहा है क्योंकि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड यही है। और फिनलैंड वर्तमान में 2-3 देश हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड चल रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन करंट की भी बनेंगे और उनकी भौगोलिक स्थिति से बनेंगे। कौन कौन से हाईलाइटेड वर्तमान में देश चल रहे हैं? छोटे छोटे देशों में एक तो चल रहा है फिनलैंड, एक चल रहा है यूक्रेन और एक चल रहा है ताइवान। 3 देश हाईलाइटेड चल रहे हैं। फिनलैंड क्यों चल रहा है? क्योंकि ये भी थोड़ा सा एक्टिवनेस है और ये भी कह रहा है कि मुझे नाटो में शामिल होना है। और वहीं पर क्या स्थित है? एक सागर है बाल्टिक सागर। और ये पूरा क्षेत्र जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल है रसिया का क्षेत्रफल है। रसिया के जो भी ये परमाणु वाले जितना भी उनका पास अस्त्र शस्त्र है वो यहाँ उन्होंने एक अपना सिस्टम बना के रखा हुआ है। यही क्या है? फिनलैंड है और यही बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के पास कौन सा है? फिनलैंड भी है, नॉर्वे है, स्वीडन है। वहीं पर ये विस्चुला नदी जाकर के बाल्टिक सागर में मिलती है। डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये विस्चुला नदी बिल्कुल कन्फर्म याद हो जाए, रटना ना पड़े इसको, ठीक है। तो क्लियर हो गई विस्चुला नदी पोलैंड और यहाँ से कहाँ बाल्टिक सागर में गिरती है। अब चलिए थोड़ा सा पोलैंड के नीचे आते हैं। पोलैंड के नीचे आओगे तो आपको एक देश मिलेगा जर्मनी। इस साइड आओगे तो जर्मनी की एक नदी है, जर्मनी की केवल एक नदी। नाम क्या है जर्मनी की एक नदी का? एल्बे। जो एल्बे नदी है जर्मनी की वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जर्मनी की जो एल्बे नदी है वो उसका मुहाना कहाँ है? मुहाना है उत्तरी सागर में, क्योंकि यहाँ से बहते हुए और ये उत्तरी सागर है, ये बाल्टिक सागर है, ये उत्तरी सागर है। तो जर्मनी की नदी एल्बे कहाँ, इसका मुहाना कहाँ है? उत्तरी सागर में जाकर के समाप्त हो जाती है। अच्छा, एक एल्बे का और मैं बता दे रहा हूँ जो एल्बे क्या है। देखो जो जर्मनी का एक राजधानी आपको पता होगी बर्लिन, ठीक है। जो बर्लिन शहर है, अब मैं आपसे पूछूं कि बर्लिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कभी भी आपको एल्बे टिक नहीं करना है। एल्बे नदी के किनारे नहीं है बर्लिन। बर्लिन जो शहर है वो स्थित है स्प्री नदी के किनारे। और ये स्प्री नदी क्या? ये एक छोटी सी नदी है जर्मनी में, बिल्कुल छोटी सी नदी है जर्मनी की, ठीक है। जो बर्लिन शहर की बिल्कुल छोटी सी नदी है स्प्री। और वो जो है तो जो एल्बे बड़ी नदी है जर्मनी की उसकी सहायक नदी है। किसकी? एल्बे की सहायक नदी है स्प्री। और स्प्री के किनारे जो शहर स्थित है उसका नाम क्या है? बर्लिन शहर, जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है। बर्लिन शहर कहाँ? स्प्री नदी के किनारे स्थित है। अब इस जो एल्बे नदी है उसका मुहाना कहाँ है? उत्तरी सागर में, जर्मनी की नदी हो गई, ठीक है। अब चलिए इससे थोड़ा सा नीचे और आते हैं। फ्रांस का नाम लेते ही आपको एक शहर का नाम आएगा पेरिस। जो पेरिस है, पेरिस का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पहली बात तो देखो जो पेरिस शहर है, और दूसरा फ्रांस की एक नदी है जिसका नाम है सीन। क्या नाम है? सीन नदी फ्रांस पे है। फ्रांस से बहते हुए वो जा करके, अब देखो ये उत्तरी सागर में भी जा सकती है, ऑप्शन में ये भी, लेकिन ये यहाँ से ऐसे घूमते हुए और इंग्लिश चैनल में जा करके गिर जाती है। कहाँ गिरती है? ये जो इंग्लिश चैनल का क्षेत्र है यहाँ पर ये सीन नदी है फ्रांस की, ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। अच्छा, अब ये जिस बात पेरिस की मैं कर रहा हूँ, फ्रांस का शहर पेरिस, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, अब मैंने पहले बताया कि जो जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है बर्लिन, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो एल्बे के किनारे नहीं है, स्प्री नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। एल्बे बड़ी नदी है और जो स्प्री नदी है ना वो एल्बे की सहायक नदी है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? अब फ्रांस और ये क्या हो गया, ये यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। फ्रांस की नदी सीन और सीन नदी के किनारे स्थित शहर पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। अब यहाँ पर कहाँ गिरती है? ये आपकी इंग्लिश चैनल में जाकर के गिर जाती है। बात यहाँ तक हो गई। अब चलिए आगे, इटली। अब देखो इटली में एक नदी है जिसका नाम है टाइबर। क्या नाम है? टाइबर नदी। जो इटली में एक नदी है जिसका क्या नाम है? टाइबर है। अच्छा, ये जो यहाँ से ये जो जगह है यहाँ से निकली है टाइबर नदी, ठीक है। अब टाइबर नदी यहाँ से निकल करके, और ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। तो ये यहाँ से निकल करके और भूमध्य सागर में आकर के गिर जाती है। मतलब मुहाना, टाइबर नदी का मुहाना कहाँ है? भूमध्य सागर में। और ये है कहाँ की नदी? टाइबर, इटली की नदी है। अच्छा, इटली की राजधानी रोम,
रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम स्थित है आपका टाइबर नदी के किनारे, रोम स्थित है। टाइबर नदी है कहाँ की? इटली की है। अच्छा, अब देखो जो यहीं पर एक पर्वत है, ठीक है, पर्वत का नाम शायद आपको याद हो जाए, फुमेलवा, ठीक है, फुमेओलो पर्वत का नाम क्या है? फुमेओलो, माउंट फुमेओलो, वहाँ से टाइबर नदी निकलती है। ये याद नहीं करना, माउंट केवल जानकारी के लिए कि माउंट फुमेओलो पर्वत से टाइबर नदी निकली है और मुहाना कहाँ है? भूमध्य सागर में। अब टाइबर का मुहाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूमध्य सागर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर नदी कौन सी आती है? टाइबर नदी और इटली की नदी, ठीक है। अच्छा, राजधानी कौन सी? जो रोम है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपकी टाइबर नदी के किनारे। अच्छा, एक नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, वेटिकन सिटी, छोटा शहर है, बहुत नाम सुना। तो ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेटिकन सिटी किस शहर नदी के किनारे स्थित है? जो वेटिकन सिटी है वो भी आपका टाइबर के ही किनारे तट पर स्थित है। कौन सा? वेटिकन सिटी शहर टाइबर के तट पर ही स्थित है। अच्छा, अब एक बात और, ये स्पेन और स्पेन के टाइबर, या इटली हो गया, इटली अपन पढ़ रहे थे। अब आ गया अपना कहाँ? स्पेन, स्पेन के बाद पुर्तगाल। पुर्तगाल की एक नदी है ड्यूरो। कौन सी नदी है? ड्यूरो। ड्यूरो नदी इसलिए फेमस हो गई है क्योंकि जो ड्यूरो नदी यहाँ पुर्तगाल से निकली और ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना हो गया। पुर्तगाल में है ड्यूरो नदी। ड्यूरो नदी के तट की कहानी ये है कि वहाँ सबसे अधिक मात्रा में शराब का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो इस कारण से ड्यूरो नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शराब का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ये ड्यूरो नदी के तट पर किया जाता है। यहाँ पुर्तगाल के पर्टिकुलर बेस पे यदि देखा जाए तो बात यहाँ तक समझ में आई, ये नदियों हो गई। अच्छा, अब स्पेन और पुर्तगाल के बीच में एक और नदी है। कौन सी नदी है? अब ध्यान से समझना, यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखो सिंपल सा है। यहाँ देखो विस्टुला नदी पोलैंड की है, जर्मनी की कौन सी है? एल्वे, फ्रांस की कौन सी है? सीन, और पुर्तगाल की कौन सी है? ड्यूरो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वोल्गा बताया, कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। यूराल नदी भी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में, उतनी वहाँ बता दी। अब चलिए कुछ नदियाँ और इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं। अभी ये डेन्यूब रह गई है, और एक वो क्वेश्चन जो शुरुआत में मैंने पूछा था, यूक्रेन से कीव के शहर किस नदी किनारे स्थित है? अब देखो एक नदी है, ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है, इसी के बीच से एक नदी है। कहाँ? यहीं से ऐसे हो करके, पुर्तगाल और स्पेन से, यहाँ से ऐसे ही निकल करके और ऐसे इसका मुहाना हो गया, ऐसे हो गया इस तरीके से। यहीं से एक नदी निकली हुई है जिसका नाम है टेगस या टॉगस। क्या नाम है? टेगस या टॉगस। ये मैंने यहाँ लिख के रखा है, टेगस या टॉगस नदी, क्योंकि यहीं यदि पूरी नदियाँ बना देता तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। टेगस और टॉगस नदी नाम की नदी है जो कहाँ से है? पुर्तगाल और स्पेन के बीच से निकली हुई है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है टेगस नदी का? इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टेगस नदी की इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुर्तगाल और स्पेन की सीमा, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ये यहाँ से याद रखो, अमूर नदी रूस और चाइना की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो पुर्तगाल और स्पेन की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी, तो प्राकृतिक सीमा निर्धारण करने वाली नदी का नाम क्या है? टेगस नदी है, जो पुर्तगाल और स्पेन की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। अच्छा, अब लिस्बन नाम सुना होगा आपने, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ठीक है। जो लिस्बन शहर है, लिस्बन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो टॉगस या टेगस नदी के किनारे लिस्बन शहर भी स्थित है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। तो लिस्बन शहर कहाँ स्थित है? पुर्तगाल के टेगस नदी है, टेगस नदी के किनारे भी लिस्बन शहर स्थित है। अच्छा, अब एक नदी और, यहाँ पर मैंने यूनाइटेड किंगडम आपको बताया था कि यूके यहाँ पर है। यहीं की एक नदी है, आपने सुना होगा टेम्स, कहीं कहीं टेम्स लिखा है, उसको थेम्स भी बोलते हैं और टेम्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो टेम्स और थेम्स नदी है वो इंग्लैंड पे स्थित है, ठीक है। अब ये नदी ऐसे यहाँ से अब इस साइड जाएगी तो अटलांटिक महासागर में आ जाएगी, ये इस साइड जाती है, ऐसे यहाँ से इस तरीके से जाती है और ये उत्तरी सागर में इसका मुहाना हो जाता है। किसका? टेम्स नदी या थेम्स नदी का मुहाना कहाँ हो जाता है? उत्तरी सागर में। अब इसका जो टेम्स नदी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? इंग्लैंड में स्थित है, इस कारण से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इंग्लैंड का शहर लंदन है, वो शहर जो है कहाँ स्थित है? आपकी टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर स्थित है। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, देखो वर्ल्ड की नदियों में ज़्यादा ये नहीं पढ़ना किसका मुहाना, कौन कौन से बांध, कौन कौन सी है, एक आध दो बांध आते हैं, करीबा बांध, ये बांध आते हैं, वो अफ्रीका महाद्वीप में है, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। जाम्बेजी नदी, ये जिम्बाब्वे, ये यहाँ थोड़ा सा बांध एक दो कभी कभी पूछा है उसने पेपर में, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि तट के किनारे बसे शहर और ये नदियाँ हैं कहाँ, ये पता चलना चाहिए पर्टिकुलर देश। तो जो टेम्स या थेम्स नदी है इसका मुहाना कहाँ है? उत्तरी सागर में, ठीक है। शहर कौन सा स्थित है? लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे स्थित है।
एक और शहर है ऑक्सफोर्ड। देखो ऑक्सफोर्ड जो शहर है ना वो लंदन से अलग शहर है ऑक्सफोर्ड, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड शहर भी कहाँ स्थित है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और भी शहर हैं वहाँ के फेमस शहर है, रीडिंग है, विंडसर है, ये सब शहर किस नदी किनारे हैं, टेम्स नदी किनारे। बड़े बड़े शहर इस नदी किनारे हैं, इस कारण से नदी इंपॉर्टेंट है। जैसे गंगा नदी, कानपुर, आगरा, तो ये बड़े बड़े शहर, दिल्ली, इन सब, यमुना भी है, ठीक है। तो उस तरीके से वो इंपॉर्टेंट हो गई। वैसे ही ये टेम्स नदी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि लंदन और ऑक्सफोर्ड जैसे इंग्लैंड के माने हुए शहर है वो स्थित है, इस कारण से टेम्स नदी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ये जो इटली शहर है, सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ जो इटली शहर है, इटली शहर की एक नदी है इटली की। अभी अपन ने एक नदी पढ़ी थी जिसका नाम था टाइबर, ठीक है, वेटिकन सिटी और रोम। एक नदी है इटली की जिसका नाम है पो नदी। क्या नाम है, केवल सिंपल एक शब्द है पो। पो नदी कहाँ स्थित है, इटली में। ये अधिकतर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पो नदी कहाँ स्थित है, ऑप्शन में देश दे देता है। तो पो नदी कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है, ठीक है। जो पो नदी है वो कहाँ स्थित है, आपकी इटली में स्थित है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर क्या है, स्विट्जरलैंड का देश है, यहाँ है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत से निकली हुई है और इसका मुहाना कहाँ है, एड्रियाटिक सागर। इस कारण से मैंने ये सागर बताया था एड्रियाटिक सागर, क्योंकि पो नदी है, इंपॉर्टेंट नदी है। तो ये जो क्षेत्र है एड्रियाटिक सागर, यहाँ से नदी निकल के आई और यहाँ एड्रियाटिक सागर में कौन सी नदी, पो नदी आकर के उसका मुहाना हो गया। इंपॉर्टेंट ये है पो नदी का कि इटली की सबसे लंबी नदी यही है। इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पो नदी है। अच्छा, दूसरा पो नदी का इंपॉर्टेंट ये है कि इटली की गंगा कहा जाता है इसे। क्या, इटली की गंगा कहा जाता है किसको, पो नदी को। अच्छा, इटली का एक चीज़ और मुझे याद आई, एक आध दो फैक्ट और है। एक मैदान है इटली का, देखो इटली क्या है, बिल्कुल भारत जैसे कृषि प्रधान है, अच्छी खासी खेती वहाँ होती है। वहाँ का एक मैदान बड़ा पूछा जाता है, सीधे सीधा क्वेश्चन आता है, लोम्बार्डी मैदान कहाँ स्थित है। कौन सा मैदान, लोम्बार्डी मैदान कहाँ स्थित है। तो जो लोम्बार्डी मैदान है ना वो इटली में ही है, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि जो पो नदी है वो वही लोम्बार्डी मैदान से निकली हुई है। और लोम्बार्डी मैदान सबसे अधिक मात्रा में उपजाऊ वाला है, उपजाऊ वाला क्षेत्र। जैसे अपने यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो ये मालवा क्षेत्र है सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही लोम्बार्डी क्षेत्र जो इटली का है वो सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है, इस कारण से पो नदी फेमस है, क्योंकि वहाँ के जो पो नदी है उसी से पूरा पानी की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और इटली का एक शहर भी बड़ा फेमस है, मिलान। मिलान शहर में अधिकतर इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करने या कुछ भी और। वैसे तो रसिया जाते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने अधिकतर, तो इटली भी जाते हैं पढ़ने के लिए, एक से एक यूनिवर्सिटी है। मिलान और तुरिन दो शहर भी इसके तट पर स्थित है, किसके, पो नदी के किनारे, ठीक है। टाइबर तो मैंने बता दिया, टाइबर नदी है जो इटली की, वो काहे के लिए है, क्योंकि टाइबर में रोम, ये जो रोम है ना वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अब एक नदी आई भाई जिसका नाम है डैन्यूब। ये नदी, डैन्यूब नदी जो है, डैन्यूब नदी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो डैन्यूब नदी है ना वो एकमात्र ऐसी नदी है। पहले वीडियो मैंने बताया था कि नदियों का कोई देश नहीं होता, पहले वीडियो में बताया था मैंने जब नदियाँ स्टार्टिंग की थी एशिया महाद्वीप। डैन्यूब नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो 5 देशों की राजधानियों से होकर के गुजरती है। डैन्यूब नदी इतनी इंपॉर्टेंट नदी है। पहले तो देश देख लेते हैं कहाँ कहाँ से गुजरती है, केवल सुन ही लो देश इसके। देखो जर्मनी ये है, तो ये जो है तो काला सागर तक पहुँचती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक काला सागर तक, यहाँ से ऐसे चलती जाती है। और कहाँ, ये जो काला सागर क्षेत्र है ना, यहाँ जर्मनी से चल करके, जर्मनी की पर्टिकुलर नदी एल्बे वो बात अलग है, वो पर्टिकुलर क्षेत्र हो गया उसका। ये जो डैन्यूब नदी है यहाँ से ऐसे ऐसे चलते चलते कहाँ आती है, ये काला सागर में आ जाती है। कौन सी नदी है, डैन्यूब। देश कौन कौन से पड़ते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में, जर्मनी पड़ता है, फिर ऑस्ट्रिया पड़ता है, फिर बुल्गारिया, फिर रोमानिया, फिर स्लोवाकिया, फिर हंगरी, फिर यूक्रेन, यूक्रेन के बाद क्रोएशिया और सर्बिया। देखो एक देश आ गया, वो यूक्रेन देश का नाम आ गया, ठीक है। तो कौन कौन से, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया, सर्बिया से होते हुए ये कहाँ आती है, काला सागर में आकर के गिर जाती है। अब चलिए एक बात और देखो, जर्मनी की जब बात आई, अब इसका उद्गम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सब कुछ पढ़ना है अपन को, किसका, डैन्यूब नदी का। देखो इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम होता है आपका किसका, डैन्यूब का। डैन्यूब का उद्गम होता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। पिछले वीडियो जब मैंने पर्वत वर्ल्ड के पूरे पढ़ाए उसमें मैंने आपको ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत बताया। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से इसका उद्गम होता है किसका, डैन्यूब नदी का। और ये कहाँ, मुहाना इसका कहाँ है, काला सागर इसका मुहाना है जो रसिया के क्षेत्र पे है, ठीक है। कौन सा, काला सागर। अब ये हो गया। दूसरा, तट पर इसकी 5 राजधानी। देश मैंने बता दिए इतने सारे, कितने, क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि विश्व की ऐसी कौन सी नदी है
जो 9 देशों से होकर के गुजरती है। सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी यही है आपकी, कौन सी? डेन्यूब। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे, सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली एक नदी का नाम बताओ। एक नदी जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजर रही हो, विश्व के सर्वाधिक देशों से, तो उसका नाम क्या है? डेन्यूब नदी है, जो विश्व के सर्वाधिक देशों से होकर के गुजरी हुई है। 9 देशों से होकर गुजरी है। नाम मैंने अभी बताया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया, सर्बिया, इतने देशों से होकर के गुजरती हुई काला सागर में गिरी। राजधानियाँ कितनी? 5 राजधानियाँ। 5 राजधानियाँ। राजधानियों के नाम क्या है? पहला नाम है ये यहाँ पर मैंने 5 नाम। पहला नाम क्या है? वियना। दूसरा नाम है ब्रातिस्लावा। तीसरा नाम है बुखारेस्ट। चौथा नाम है बुडापेस्ट। अब उस नदी के बाद जो डेन्यूब नदी है, डेन्यूब नदी के जस्ट बाद अपनी एक नदी, देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नदी इस क्षेत्र के पन्ने डेन्यूब नदी पड़ी। अब एक नदी है यहाँ की राइन नदी। देखो एक बात याद रखना, यदि समझ में नहीं आ रहा तो इसको स्लो और कर लो, और अच्छे धीरे धीरे से देखो, क्योंकि अच्छे तरीके से समझना है इसको, ठीक है। दूसरी नदी का नाम है राइन। अब राइन नदी भी ऐसी एक नदी है जो बहुत देशों से, देखो मैंने ये बताया कि जर्मनी से होते हुए ये डेन्यूब नदी आई इस तरीके से काला सागर में। एक है राइन नदी, ठीक है। वो क्या है कि राइन नदी जो ये स्विट्जरलैंड है, यहीं पर काला सागर के थोड़ा सा ऊपर, ये तुर्की के यहाँ पर, ये स्विट्जरलैंड से राइन नदी निकलती है। और ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein, फ्रांस, नीदरलैंड, ये फ्रांस नीदरलैंड यहाँ से होते होते ये उत्तरी सागर में, कैसे? ये स्विट्जरलैंड, फिर जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया, ये स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, लिechtenstein और फ्रांस, फ्रांस से होते हुए कहाँ? नीदरलैंड, और नीदरलैंड से ये सीधा निकल जाती है उत्तरी सागर में। बात समझ में आ रही है? देखो कुछ नहीं है, डेन्यूब नदी यहाँ से निकली, कहाँ से? जर्मनी के यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट से, और ये इस साइड को आई, कहाँ? काला सागर में आई। अब जो राइन नदी है वो यहाँ से निकली, इस क्षेत्र से, स्विट्जरलैंड के एरिया से, ठीक है, आल्प्स पर्वत से, यहाँ जो स्विट्जरलैंड के पास आल्प्स पर्वत है ना, यहाँ से निकली और इस तरीके से जा रही है यहाँ को। डेन्यूब ऐसे आ रही है और जो राइन है वो ऐसे जा रही है। ये डेन्यूब राइन में मैं इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आए हैं। तो डेन्यूब इस तरीके से आ रही है, राइन ऐसे जा रही है। अब राइन नदी ऐसे गई यहाँ से इतने देशों से होकर के, उद्गम कहाँ है? आल्प्स पर्वत, और मुहाना कहाँ है? उत्तरी सागर, ठीक है। तो अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? देखो डेन्यूब नदी तो मैंने बता दिया कि इतनी ज़्यादा राजधानियाँ ये सब यहाँ से। राइन नदी जो है, राइन नदी को कोयला नदी बोलते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? सीधा टिक कर देना है, राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत कहाँ है? वो जो पुराना वीडियो मेरा जिसमें पर्वत पढ़ा है मैंने, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब आल्प्स पर्वत जो स्विट्जरलैंड में है, वहाँ से निकली राइन नदी और गई कहाँ? सीधा उत्तरी सागर में। इसको कोयला नदी कहते हैं। कोयला नदी क्यों कहते हैं? अब आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि यह इस नदी के किनारे क्या है? कोयले की खदानें सबसे अधिक मात्रा में है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोयला नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ तक हो गई। अब देखो अगली बात क्या है कि जर्मनी, मैंने बताया कि जर्मनी ये देश है, ठीक है, और फ्रांस यहाँ है। अब इस क्षेत्र से ये नदी ऐसे निकली और ये यहाँ से ऐसे उत्तरी सागर में गई। कहाँ से? ये इस तरीके से निकली और यहाँ से राइन नदी कहाँ गई? उत्तरी सागर में गई। तो देखो फ्रांस और जर्मनी के बीच से निकल के गई। तो बस वही वाला क्वेश्चन यहाँ बन गया। कौन सा क्वेश्चन बन गया? ये अमूर नदी वाला, कि रूस और चाइना की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी का नाम बताओ, तो अमूर नदी। वैसे ही ये फ्रांस और जर्मनी की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी का नाम, देखो पहली बात तो ये इतनी इंपॉर्टेंट खुद नदी है, तो नदी का नाम क्या है? राइन नदी। अब डेन्यूब नदी वो अलग से जो मैंने आपको बता दी, बात हो गई। अच्छा एक क्वेश्चन इसका और आया था, एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, जो क्वेश्चन यहाँ से आए। एक क्वेश्चन ये आया था, एक बंदरगाह पूछा था, रॉटरडम बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा बंदरगाह? रॉटरडम बंदरगाह। तो रॉटरडम जो बंदरगाह है ना आपका, तो रॉटरडम बंदरगाह भी आपका राइन नदी के किनारे ही स्थित है। कहाँ स्थित है? राइन नदी के किनारे ही रॉटरडम बंदरगाह स्थित है, ठीक है। और फ्रांस और जर्मनी की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण, बात समझ में आ गई। अब चलिए इसके बाद और 2-3 नदियाँ और हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-3 नदियाँ और हैं। एक का नदी का नाम सुना होगा आपने, डॉन नदी। कौन सी नदी? डॉन। नाम है थोड़ा सा ऐसा, इस कान से पढ़ना है, क्योंकि डॉन नाम का पत्रकार भी, वो जो पेपर भी है वो छपता है कहाँ? पाकिस्तान में। इस कारण से यदि डॉन नदी पूछ रहे तो पाकिस्तान धोखे से टेकना हो जाए, इस कारण से इस नदी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। डॉन नदी जो है वो रसिया से निकलती है। कहाँ से उद्गम उसका? रूस से है। और मुहाना कहाँ है? अजोब सागर, जो यहाँ पर काला सागर है वहाँ पर
ठीक है, कौन सा, सॉरी, अजोब सागर या काला सागर है, ये यहाँ पर इसका मुहाना है, कौन सा, डॉन नदी का। डॉन नदी मेरा यहाँ पर लिखने का या पढ़ाने का मतलब केवल यही है क्योंकि डॉन नाम का एक समाचार पत्र है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइटेड है पाकिस्तान का। तो वैसे ही डॉन नदी भी है, तो यदि नदी के नाम से पूछे तो आपको डॉन वो जो पेपर से संबंधित ये नहीं समझ लेना कि वो पाकिस्तान में होगी, है कहाँ, रसिया से निकली हुई है और काला सागर में आकर के गिरी है। अच्छा, अब एक और दो नदियाँ हो, एक नदी का नाम है नीस्टर और एक का नाम है नीपर। अब नीस्टर नदी देखो, नीस्टर नदी क्या है, नीस्टर नदी भी आपकी ये यूक्रेन और मालडोवा से होते हुए आकर के काला सागर में गिरती है। कहाँ से, एक कार्पेथियन पर्वत है यहाँ पर, यूक्रेन और मालडोवा जो देश है, यहाँ यूक्रेन और मालडोवा देश के बीच में ही एक पर्वत है कार्पेथियन पर्वत, वहाँ से कौन सी नदी निकली हुई है आपकी, वहाँ से नदी निकली हुई है नीस्टर, और नीस्टर नदी आकर के मिलान, उसका मुहाना कहाँ है, काला सागर में उसका मुहाना है। बात यहाँ तक हो गई। अब आ गई लास्ट नदी, जो मैंने सबसे शुरुआत में पूछा था। शुरुआत में मैंने ये पूछा था कि जो यूक्रेन की राजधानी कीव है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यूक्रेन की राजधानी जो कीव है ना, वो ये जो नदी है नीपर नदी के किनारे स्थित है यूक्रेन की राजधानी कीव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले पेपर हैं, क्योंकि यूक्रेन से क्वेश्चन सबको अंदाजा है, कुछ ना कुछ पूछेगा। तो यूक्रेन, यदि ज्योग्राफी में यूक्रेन से कहीं से क्वेश्चन पूछता है तो वो यही क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, नदियों से संबंधित। कौन सा है, जो नीपर नदी है, नीपर, वो कहाँ, नीपर नदी यही यूक्रेन है, ठीक है, और इसका भी, नीपर का भी मुहाना काला सागर है। इसका उद्गम स्थल कहाँ, ये रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये ऊपर से ऐसे यहाँ से आई है, यूक्रेन से होती है रूस, बेलारूस, रूस का क्षेत्र तो मैंने बताया, रूस हर जगह टच हो जाता है। फिर बेलारूस से यूक्रेन गई, यूक्रेन से फिर आकर के कहाँ, काला सागर में गिर गई। तो जब ये यूक्रेन में एंट्री करती है तो ये निकलती कहाँ से है, ये निकल जाती है आपकी कीव से, ठीक है। तो कीव से निकलती है और जाके काला सागर में गिर जाती है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो यूक्रेन की राजधानी कीव है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको क्या टिक करना है, नीपर नदी के किनारे कीव स्थित है, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरा, यूक्रेन से एक क्वेश्चन और पूछ ले कि यूक्रेन की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। तो यूक्रेन की सबसे लंबी नदी केवल एक ही याद रखनी है, नीपर नदी। तो नीपर नदी यूक्रेन की क्या है, सबसे लंबी नदी है। बात हो गई क्लियर। अब देखो यहाँ तक जितनी बहुत सारी मैंने नदियाँ पूरी आपको बता दी, एशिया की भी रिवाइज कर दी और ये यूरोप की भी बता दी। अब यहाँ से जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियाँ पूरी क्लियर हो गई। करना क्या है, जब ये वीडियो देख लो उसके बाद आपको गूगल मैप देख करके जो मैंने देशों के नाम लिए हैं ना, उनकी देश एक एक बार देखो, आपके दिमाग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब अपन अगले वीडियो में अफ्रीका, फिर अपन ये अमेरिका की पूरी नदियाँ अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक अगला वीडियो रहेगा जो पूरी वर्ल्ड की नदियाँ जितनी भी हैं एक बार में ही पूरी रिवाइज की जाएंगी, ठीक है। कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदी है, मतलब मेरा ये है कि 2-3 वीडियो में वर्ल्ड की 2-3 बार पूरी नदियाँ बहुत अच्छी तरीके से हो जाए कि आप हर बार नया वीडियो देखो तो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक की आपको नदियाँ हर बार भी प्राप्त हो। अभी पर्टिकुलर देश की पढ़ रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए इसी तरीके से।